दुबई की एक बिल्डिंग का निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पर कुछ भारतीय मजदूर भी काम कर रहे थे और एक हेड इंजीनियर था जो रोज शाम को साइट को देखकर जाया करता था और उन लोगों से बातें किया करता था कि कोई परेशानी तो नहीं है। एक दिन शाम को ऐसे ही वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से जा रहा था, लेकिन तभी उसी दौरान वहां पर से एक मजदूर जो कि इंडियन था वह उस गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे गाड़ी के सामने वो मजदूर खड़ा हुआ था तो एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगती है और इंजीनियर जब ये झटका महसूस करता है तो पूछने लगता है कि ड्राइवर कौन है ये। तो वहाँ पर वो कहता है कि साहब आगे कोई मजदूर है, अभी रोको, मैं अभी इसे हटा कर आता हूँ। ऐसा कहकर जो ड्राइवर होता है वो उतरता है और उतरने के बाद उसे हटाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो इंजीनियर होता है उस मजदूर की तरफ देखता है और उसकी आंखों में उसे एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। तो इसके बाद वह फौरन से गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उस ड्राइवर को रोक लेता है। रोकने के बाद जैसे वो उससे पूछता है कि भाई तुमने गाड़ी इस तरह से क्यों रोकी है, तो उसके बाद वह जो मजदूर होता है उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो इंजीनियर होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फौरन से उसे लेकर वापस से साइट पर पहुँच जाता है। कौन था वह मजदूर और किस वजह से इंजीनियर उसे लेकर दोबारा से साइट पर पहुँच गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है साहिल। साहिल जिसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास जो घर है उसकी भी काफ़ी सालों से रिपेयरिंग नहीं हुई है और उसकी छत अक्सर बरसात में टपका करती है। यहाँ पर उनके पास छोटी सी एक पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर खेती बाड़ी करने के बाद खाने लायक तो नाज आ जाया करता है, लेकिन उसके बाद जो पैसा उनके परिवार के भरण पोषण में खर्च होता है उसके लिए माता पिता को मजदूरी करनी पड़ती है दूसरों के घरों में। साहिल की एक बहन होती है जिसका नाम जोया होता है और जोया के सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी और यहाँ पर जो साहिल होता है वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और कहता था कि जोया तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर जरूर से बनाऊंगा। यहाँ पर दोनों भाई बहन इसी तरह की बातें करते हैं और बातों ही बातों में न जाने कब साहिल बड़ा हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। जब उसकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर साहिल का मन तो इंजीनियर बनने का है, क्योंकि उसे सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगा करती है। लेकिन यहाँ पर पैसों की कमी के कारण वह अपने घर वालों से ये बात कहता नहीं है और चुपचाप कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, अब मेरी 12वीं क्लास कंप्लीट हो गई है और मैं भी आपके साथ मजदूरी पर चलूँगा। लेकिन यहाँ पर उसके जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे और उन्हें पता था कि अगर बेटा हमारी तरह मजदूरी करेगा तो हमारे जैसी उसकी ज़िंदगी व्यतीत होगी, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इसीलिए जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, तू हमारी तरह मजदूरी नहीं करेगा, तुझे तो आगे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में वो ताकत हुआ करती है जिस ताकत से इंसान काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ सकता है और तुझे ऊपर उठकर दिखाना है चाहे जो भी हो जाए। अब यहाँ पर जब पिता ये बात कहते हैं तो एक बार साहिल फिर से मना करता है, लेकिन पिता सख्त हिदायत देते हैं कि नहीं, तू बस पढ़ाई करेगा और उसके अलावा अगर तुमने कुछ सोचा तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब जब साहिल ये बात सुनता है तो उसके बाद कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप मुझे पढ़ाना ही चाहते हो तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग मुझे करवा दो, क्योंकि उसी में मेरा मन लगा करता है। अब यहाँ पर जब पिता होते हैं वो इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तू तैयारी कर इंजीनियरिंग की और हम तेरी इंजीनियरिंग करवाएंगे। ऐसा कहकर जो पिता होते हैं वह अपनी बचत को निकाल कर लेकर आते हैं जो उन्होंने काफ़ी दिनों से इकट्ठा कर रखी थी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और उसे लाकर अपने बेटे के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये ले पैसे, और पैसे चाहिए तो हमें खबर कर देना और तू जाकर इंजीनियर बन जा, किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले। अब साहिल जब उन सभी पैसों को देखता है तो देखने के बाद बड़ा ही खुश होता है, लेकिन खुशी के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि ये उसके पिता की वो बचत है जो उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए बचा कर रखी थी। इसके बाद जो साहिल होता है दूसरे दिन अपने घर वालों से विदा लेता है और वहाँ से दूसरे शहर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसने पहले ही इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता कर रखा था, क्योंकि उसमें सबसे कम फीस लगा करती थी। उसे केवल डिग्री के लिए एक कॉलेज चाहिए था, पढ़ाई लिखाई तो वो अपने दम पर ही कर सकता था, क्योंकि पढ़ने लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसके बाद साहिल उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेता है और वहाँ पर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को आगे करने लगता है। लेकिन जितने पैसे पिता ने दिए थे वो तो केवल एडमिशन के लिए थे और वहाँ पर रहने के लिए उसे और पैसे चाहिए थे। अब इसके साथ में जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो साथ साथ में वैसे भी काम करा करता है, और इस काम को करने के लिए वो मजदूरी का प्रेफर करता है, क्योंकि जिस पढ़ाई को वो वहाँ पर पढ़ा करता है उस पढ़ाई का प्रैक्टिकल भी वहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कभी छुट्टी हुआ करती तो वो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी किया करता और मजदूरी करने के साथ साथ वह अपने इंजीनियरिंग के तजुर्बे को भी और ज़्यादा निखारा करता। पढ़ाई लिखाई करने के लिए वह नई किताबें नहीं खरीदा करता, ज़्यादातर सेकंड हैंड किताबें खरीदा करता है, और कभी कभी जब कोई उसका दोस्त उसे किताबें दे दिया करता है तो उसे बड़ी ही खुशी इस बात की हुआ करती है।
धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो साहिल होता है वह अपनी इंजीनियरिंग को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। और जब ये खबर माता पिता को मिलती है तो माता पिता इस बात से बड़े खुश होते हैं कि हमारे बेटे ने पूरे कॉलेज को टॉप कर दिया है और यहाँ पर कॉलेज के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी में भी साहिल का नाम हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि गरीब को नौकरी नहीं मिला करती, ऐसा ही साहिल के साथ होता है। साहिल जहाँ पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाता है वहाँ पर उसकी कोई अप्रोच नहीं हुआ करती है और साथ में ना ही उसके पास पैसे हैं, अगर पैसों से भी वो अप्रोच बना ले तो इसी वजह से हर जगह से उसे टैलेंट के दम पर भर्ती नहीं किया जाता है और कहा जाता है कि टैलेंट तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई अप्रोच है तो बता दो, वरना बेशक से तुम यहाँ से जा सकते हो। नौकरी मिलती तो है लेकिन ऐसी नौकरी मिलती है जिनसे अच्छा तो वो मजदूरी से पैसे कमा सकता था, तो इसी वजह से वह नौकरियों को नहीं करता है और उसके बाद वापस से अपने घर लौट आता है। घर पर लौटने के बाद जब माता पिता पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो वह उन्हें रो रो कर पूरी कहानी बता देता है और माता पिता उसे धैर्य रखने के लिए कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू धैर्य रख और कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसा कहकर वह उसे समझा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो साहिल होता है वह भी गांव के अंदर मजदूरी करने लगता है और अपने पिता के साथ जाकर मजदूरी किया करता है। जब भी वह मजदूरी पर जाया करता तो पिता को बड़ा ही दुख हुआ करता है, लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि अगर वो उस नौकरी को करे तो उससे अच्छा तो वो मजदूरी से पैसे कमा सकता है। और पिता ने तो कई बार कहा है भी कि बेटा तू उसी नौकरी को लग जा, यहाँ पर हम सब कुछ देख लेंगे, लेकिन बेटे को ये बात ठीक नहीं लगती है क्योंकि उसे उसके मन की नौकरी नहीं मिल रही थी। अब जब यहाँ पर काफ़ी दिन हो जाते हैं, बहन भी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद वह डॉक्टरी के लिए बोलने लगती है, लेकिन बहन की डॉक्टरी वो कैसे करवाए क्योंकि उसकी अच्छी नौकरी तो लगी नहीं है और वह तो एक मामूली सा मजदूर बनकर रह गया है। इसके बाद यहाँ पर साहिल इन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तभी उसे उसका साथ का एक लड़का मिलता है, जो लड़का उसके तरह ही मजदूरी किया करता था। और जैसे ही वो साहिल को उदास बैठा हुआ देखता है तो एक शाम उससे पूछने लगता है कि साहिल क्या हुआ, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम ज़्यादातर उदास रहा करते हो, अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। तो यहाँ पर जो साहिल होता है उसकी समस्याएं भरी पड़ी थी और एकदम से जब उसका दोस्त उससे ऐसा कहकर उससे पूछता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्त अब अपने दोस्त को रोता हुआ देखता है तो एकदम से उसे अपने गले से लगाता है और कहता है कि भाई क्या बात हुआ, कोई ना कोई तो गहरी बात है जिस वजह से तू ऐसा कर रहा है। तो उसके बाद जो साहिल होता है वो अपनी आप बीती उसे बता देता है, कहता है कि यार इंजीनियरिंग की थी ताकि अच्छे खासे पैसे कमा सकूं और अपनी बहन को डॉक्टर बना सकूं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैं मजदूर बनकर रह गया हूं और कहीं से भी पैसा नहीं कम रहा है। अब क्या करूं, मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बहन को डॉक्टर बनाने का सपना मैंने देखा था और उस सपने को मैं कैसे पूरा करूं, क्योंकि मजदूरी से तो केवल घर का खर्च ही चला करता है और थोड़े बहुत रुपए अगर मैं दे भी दूं तो उन पैसों से डॉक्टरी नहीं होने वाली है। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है और तभी जो साहिल का वह दोस्त होता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त था, वह थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करता है। सोच विचार करने के बाद वह एकदम से अपने चेहरे पर मुस्कान लाता है और कहता है कि भाई तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, मैं सबको सेट कर दूंगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कि मजदूरों को दुबई भेजा करता है और दुबई में जाकर तुझे मजदूर का काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पर अगर तू मजदूरी करेगा तो यहाँ के इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमाएगा और तुम्हारी बहन का सपना भी पूरा हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद साहिल को पहले तो ये बात बुरी लगती है कि वह इंजीनियर होने के बाद एक मजदूर का काम करेगा, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त की बात मानता है क्योंकि वहां पर उसकी बहन के सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वह अपने घर जाता है और घर वालों को जब ये बात बताता है तो घर वाले पहले तो मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा इतनी दूर मत जा, लेकिन तभी यहाँ पर जो साहिल होता है वो कहता है कि माँ अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो ये कदम तो उठाना ही होगा और मुझे तो विदेश जाकर कमाना ही होगा। इस बात को सुनकर जो पिता होते हैं वह भी इस बात पर गहन सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि हाँ बेटा शायद तू सही कह रहा है और यही सही रहेगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो साहिल के पिता होते हैं वह अपने बेटे को वहाँ से दुबई भेजने के लिए अपनी उस छोटी सी ज़मीन को, जिस पर वो खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत अनाज पैदा किया करते हैं, उसको भी गिरवी रख देता है एक साहूकार को और उससे पैसे लेकर अपने बेटे के हाथ में थमा देता है। कहता है कि ये लो बेटे, इन पैसों से दुबई चले जाना और अपना फ्यूचर बनाना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साहिल जब उन पैसों को ले रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता था कि ये पैसे उसके परिवार की रोटी को गिरवी रखने के बाद उन्हें मिले हैं और इन पैसों का सदुपयोग करना है और अपनी बहन के सपनों को भी पूरा करना है और उसकी शादी भी धूमधाम से करानी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो साहिल होता है वह उन पैसों को उठाकर वहाँ से सीधा उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे दुबई भेजने के लिए कागज बनाने वाला बैठा हुआ था और उसे पैसे देकर कहता है कि देखो साहब, ये हमारे परिवार की रोटियां गिरवी रख के मैं इन पैसों को लेकर आया हूँ और आप मुझे सही सही तरीके से दुबई भेज देना, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर वह व्यक्ति पूरी तरह से जेन्युइन था और उसके बाद वह उसके कागज पत्र तैयार करवा
करवाकर तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर उसे वहां से दुबई भेज देता है। साहिल अपनी डिग्री को साथ लेकर गया था और सोच रहा था कि कम से कम इसे देखकर सुकून तो आएगा, भले ही मैं वहां पर मजदूर का काम करूं, लेकिन ये मेरे साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। वहां पर जाने के बाद साहिल को मजदूर की नौकरी मिल जाती है और वह एक छोटी सी तंग कॉलोनी में चला जाता है, जिस कॉलोनी के अंदर देश बाय देश लोग रहा करते थे। यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर तो इंडिया के लोग रहा करते थे, दूसरी बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान के लोग रहा करते थे और तीसरी बिल्डिंग के अंदर बांग्लादेश के लोग रहा करते थे। लेकिन वो सभी यहाँ पर मजदूरी करने के लिए और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे। सभी लोग तंग कमरों में रहा करते हैं और बेडों को कई पोर्शन में सेट किया जाता है। वहाँ पर जो साहिल होता है वह अपना बिस्तर लेता है और उसी में रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ साहिल को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अब तक वह पढ़ाई लिखाई को बड़ी कोमल तरीके से करता आया था, लेकिन अब उसे तपती धूप में काम करना पड़ता है और ये उसके लिए असहनीय था, क्योंकि यहाँ पर मौसम इंडिया से भी ज़्यादा गर्म हुआ करता है और इतनी तेज़ धूप में उसे एक पीला हेलमेट पहनकर दिन भर दोपहरी में काम करना पड़ता था। लेकिन साहिल जब भी रात के समय लेटता तो उसे अपने परिवार की बातें याद आया करती, उनकी हालत याद आया करती कि किस तरह से वो लोग एक टपकती छत के नीचे रहा करते हैं और उसकी बहन के सपने उसकी आंखों के सामने डोल जाया करते हैं। तो इसी वजह से साहिल दूसरे दिन के लिए दोबारा से हिम्मत बांधता है और ऐसे ही करके वहां पर काम करने लगता है। अब यहाँ पर साहिल जहाँ पर काम कर रहा था वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होना था, उसमें कम से कम 40 फ्लोर बनने थे। तो यहाँ पर इस साइट के अंदर एक इंजीनियर होता है, जिस इंजीनियर का नाम होता है कमल कुमार। कमल कुमार जो कि इंडिया का रहने वाला था, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग की जो स्किल थी वो बहुत ही ज़्यादा आगे थी और इसी वजह से दुबई के अंदर उसे काम मिला करता है और यहीं पर वो ज़्यादातर काम किया करता है और अपने परिवार के साथ यहीं पर रहा करता है। कमल कुमार जी जब भी साइट पर आया करते तो सभी मजदूर एकदम से अच्छी तरह से काम करने लगा करते, क्योंकि उनको काम में कोताही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह सभी को बुरी तरह से धमका दिया करते। अब यहाँ पर पहले तो मजदूर होते हैं, मजदूरों के ऊपर सुपरवाइजर होते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है वह भी होता है। अगर कोई गड़बड़ होती है या किसी सामान की जरूरत होती है तो मजदूर सुपरवाइजर को बताते हैं और सुपरवाइजर असिस्टेंट इंजीनियर को बताता है। अब अगर समस्या छोटी सी है तो उसको वह खुद ही सॉल्व कर दिया करता है, लेकिन यहाँ पर अगर समस्या बड़ी हो जाती है तो वह उस बात को कमल कुमार को बता दिया करता है। कमल कुमार रोज शाम को आया करता और वहां से उनसे अच्छी तरह से रिपोर्ट लिया करता और वहां से वापस लौट जाया करता। अब धीरे धीरे इस मंजिल के जब 32वें फ्लोर पर काम हो रहा था तो उसी दौरान जो इस मंजिल की सेटरिंग होती है उस सेटरिंग में एक छोटी सी त्रुटि होती है और उस त्रुटि को यहाँ पर जो साहिल होता है वह नोटिस कर लेता है, क्योंकि उसने भी इंजीनियरिंग की है और इन सभी चीज़ों को देखकर, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से मैप हुआ करते हैं उन सभी को पढ़ कर वो देखा करता और सोचा करता कि अगर मैं इंजीनियर होता तो मेरे कहे पर ये सभी लोग काम किया करते और बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन जैसे ही वो इस गलती को देखता है तो देखने के बाद समझ जाता है और उसके बाद अपने सहायक मजदूर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे जिनका नाम था सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी से कहने लगता है कि काका देखो ना, ये गलती है और इस गलती के कारण बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो इस जगह से ये बिल्डिंग कमजोर रह जाएगी और यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा वेट डाल देगा तो उसके बाद यहाँ से ये बिल्डिंग गिर भी सकती है और ना जाने कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो कमलकांत चाचा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा छोड़ो इन बातों को, हमें क्या लेना, अगर हम सुपरवाइजर से शिकायत करेंगे तो हो सकता है वो हमें यहाँ से निकाल दे और उसके बाद यहाँ पर हमें काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे तैसे जुगाड़ से हमें काम मिल गया है और आगे काम की कोई गारंटी नहीं है। इस बात को कहकर वह उसे ऐसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जो साहिल होता है उसके दिमाग में बार बार घूम रही है और उसका फर्ज उसे याद दिला रहा है कि उसे इस बात के बारे में आगे बताना चाहिए और कैसे भी करके इस बात को सभी के सामने लाना चाहिए ताकि ये गलती ठीक हो सके, क्योंकि 2 दिन बाद उस पर ढलाई होनी थी और एक बार अगर मसाला गिर जाएगा तो उसके बाद इसे सुधार पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा अगर बिल्डिंग में कोई गड़बड़ी रह गई तो। यह सोचकर साहिल रात को अपने बिस्तर पर आराम तो करता है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूम रही है कि अगर वहां पर किसी का बच्चा या कोई फैमिली आकर खड़ी हो गई तो उसके बाद वो बालकोनी नीचे गिर जाएगी और बालकोनी गिर गई तो उन लोगों को भी चोट आ सकती है। कई बार तो उसे अपने घर वालों की याद आती है, लेकिन बार बार वह उन लोगों के बारे में सोचता है जो उस घटना की वजह से इस दुनिया से विदा हो सकते हैं और उसके बाद वह इसी असमंजस में पड़ा हुआ पूरी रात को ऐसे निकाल देता है और दूसरे दिन फिर से उसी साइट पर चला जाता है। अब यहाँ पर जो साहिल होता है वह सोचता है कि अपने सुपरवाइजर को बता देता हूँ और वो बड़े इंजीनियर को बता देंगे और वो इस गलती को ठीक करा देंगे। ऐसा सोचकर यहाँ पर वह अपने सुपरवाइजर के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई देखो फलानी बिल्डिंग पर जो काम चल रहा है तो वहाँ की बालकोनी की जो सेटरिंग हुई है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है और आप उसे कहकर ठीक करवा दो। लेकिन यहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है जैसे साहिल को उसे ज्ञान देते हुए देखता है तो उसके बाद उल्टा उस पर ही चढ़ बैठता है और कहता है कि अगर काम करना है तो ठीक है, वरना मैं तेरे कागज बना देता हूँ और तू वापस से इंडिया जा सकता है। इस बात को सुनकर साहिल एकदम से सन्न रह जाता है और चुपचाप पीछे की तरफ हट जाता है।
लेकिन साहिल का दिल ये गवाही नहीं दे रहा था कि वह इस बात को ऐसे ही छोड़ दे, और बार बार उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं किसी ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए बोल दिया तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और मेरे परिवार की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे थे और साहिल ही उनकी आखिरी उम्मीद थी जो उनकी जमीन को छुड़वाएगा, और उसकी बहन का सपना भी उसी के ऊपर टिका हुआ था। तो इसी वजह से जो साहिल होता है वो फिलहाल तो चुप रह जाता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय इंजीनियर साहब इस साइट पर विजिट करने के लिए आते हैं, तो तब तक वह मन में डिसाइड कर चुका था कि चाहे जो भी हो जाए मेरे परिवार के सपनों से बड़ी किसी की जिंदगी नहीं हो सकती। और इसीलिए जैसे इंजीनियर साहब यहाँ पर जायजा लेने के बाद वापस लौट रहे थे, तो उसी दौरान साहिल जो पूरी तरह से सीमेंट में सना हुआ है वह एकदम से उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, और जब ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो इंजीनियर पूछने लगता है कि कौन है आगे और किसने इस तरह से गाड़ी रुकवाई है। तो वो कहने लगता है कि साहब लगता है कोई मजदूर है और शायद इसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी और इसी वजह से आपको रोक रहा है, कोई बात नहीं आप रुको मैं इसे देखता हूँ। ऐसा कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो इंजीनियर होता है कमल कुमार, वह उस मजदूर की आंखों में देखता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो शायद उस मजदूर की आंखों में नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद वह फौरन से गाड़ी से उतरता है और अपने ड्राइवर को रोकता है, कहता है कि रुको मुझे इससे कुछ बात करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो कमल कुमार होता है वह उसके सामने पहुंच जाता है, लेकिन कमल कुमार को देखने के बाद साहिल एकदम से थर्राने लगता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बन चुकी थी वहां पर काम करवा कर। इसके बाद यहाँ पर जो कमलकांत होता है वह पूछने लगता है कि बताओ अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, वरना मेरा रास्ता खाली करो, मुझे जाना है, मुझे कहीं और भी काम करना है। इस बात को वह कड़क आवाज में कहने लगता है, और यहाँ पर जो डरा हुआ साहिल होता है वह एक सांस में सारी समस्या को बता देता है कि साहब 32वें फ्लोर की जो बालकनी है उसको गलत तरीके से लगाया गया है, उसका एंगल गलत है। अगर वहां पर ढलाई हो गई और ढलाई होने के बाद जब उस पर ज्यादा लोड आएगा तो उसके बाद वह गिर भी सकता है और किसी को जान माल का खतरा भी हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो कमल कुमार होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक मजदूर है और मजदूर होने के बावजूद भी उसे इंजीनियरिंग की इतनी परख कैसे हो सकती है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं, कि तुम्हें क्या पता है इसके बारे में। तो जो साहिल होता है वह डरती हुई आवाज में कहने लगता है कि साहब मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मैंने टॉप क्लास पास किया था, लेकिन मेरी तकदीर ऐसी हो गई कि मुझे यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ रही है। आप एक बार चलकर देख लो, उसके बाद आप जो कहोगे, जो सजा मुझे दोगे वो मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर साहिल चुप हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो कमलकांत होता है वह फौरन से अपना फोन निकालकर सुपरवाइजर को फोन करता है और उसे पूछने लगता है कि फलानी मंजिल की जो फलानी बालकनी है उसमें कोई दिक्कत है क्या। तो सुपरवाइजर कहता है कि नहीं साहब कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको रिपोर्ट दे तो दी है। बात को सुनकर वह फोन तो काट देता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं साहिल की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है तो मेरे साथ बिल्डिंग पर चलो और वहीं पर मैं उन सभी को बुला लूंगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो कमल कुमार जी होते हैं वह साहिल को लेकर उस बिल्डिंग के टॉप पर चले जाते हैं, और वहां पर जाकर जब उस बालकनी की सेटिंग को देखते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद वह इंजीनियर को वो बुलाते हैं जो दूसरा इंजीनियर वहां पर काम किया करता था, और साथ में उस सुपरवाइजर को भी बुलाते हैं जिससे साहिल ने कहा तो था, लेकिन उसने उसे धमकाकर वहां से भेज दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो कमल कुमार जी होते हैं वह अपने उस सुपरवाइजर को धमकाते हैं और उस इंजीनियर को धमकाते हैं कि इस तरह से काम करोगे, किसी की जान माल को हानि हो गई तो फिर क्या होगा। अब उनको धमकाने के बाद जो कमल कुमार जी होते हैं वह साहिल की तरफ मुंह करते हैं और कहते हैं कि कल मेरे ऑफिस पर आना और अपने साथ में अपनी डिग्री को लेकर आना, क्योंकि तुम्हें कहीं और भेजना है। ऐसा कहकर कमल कुमार जी तो वहां से अपनी गाड़ी को लेकर चले गए थे, लेकिन साहिल के दिमाग में ढेर सारी बेचैनी घूमने लगती है और उसे लगने लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दें और मुझे कहीं यहाँ से भेज दें और मेरे परिवार की पूरे सपने चूर चूर हो जाएं। इस बात को सोचकर वह रात भर परेशान रहता है, लेकिन दूसरे दिन फिर भी जैसे तैसे तैयार होता है अपने सबसे अच्छे कपड़ों को पहनकर और उस ऑफिस की तरफ चला जाता है जिस ऑफिस के बारे में कमल कुमार जी ने बताया था। वहां पर जाने के बाद जैसे वो ऑफिस के अंदर घुसता है तो यहाँ पर जो कमल कुमार जी होते हैं वह एकदम से खड़ा होकर उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि जब तुम इतने अच्छे इंजीनियर हो तो तुम्हें यहाँ पर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं अभी के अभी तुम्हें इंजीनियर का काम दिलाऊंगा और यहाँ पर तुम्हारे रहने खाने का अच्छा इंतजाम भी होगा। ऐसा कहकर वह साहिल को एक बहुत जोरदार झटका देते हैं और इसके बाद साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कमल कुमार जी उसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि भाई आंखों में आंसू कैसे। तो जो साहिल होता है वह अपनी पूरी कहानी कमल कुमार जी को बता देता है और कहता है कि इस तरह से मैंने तो टॉप किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक मजदूर की नौकरी मिली और गाँव में भी मैं मजदूरी किया करता था, लेकिन आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया और अब मैं अपनी इंजीनियर के हुनर को और भी अच्छी तरह से निखार सकता हूँ। यहाँ पर कमल कुमार जी हंसते हैं और एक बड़े भाई की तरह उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई भी आंच नहीं आएगी और
तुम अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करोगे। इसके बाद साहिल जो होता है वो दुबई के अंदर ही बहुत अच्छे फ्लैट में रहा करता है और वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग किया करता है। कभी कभी वह अपने माता पिता को बुलाकर भी ले जाता है वहाँ पर घुमाने के लिए, और उसने अपने पिता का पूरा कर्जा फारिग कर दिया है और बहन को भी डॉक्टरी में एडमिशन दिला दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।